Hello everyone and welcome on Dakshina e-learning platform. I am Dr. Rajiv Chandan and today we are going to discuss the biology section of your NDST mock paper 3. ठीक है बेटा? So recently आपका जो NDST mock paper 3 हुआ था जिसमें biology का जो section था that included questions from your 4 chapters of class 10th biology syllabus. वो chapters कौन कौन से थे बेटा? Life processes, how do organism reproduce, control and coordination, and finally heredity and evolution. ये 4 chapters थे जिनसे कि questions included थे इस mock paper में और इनका हम लोग अभी discussion करने वाले हैं. And through these 25 questions हम लोग इन 4 chapters का revision करने वाले हैं. Okay, so the aim is to revise these 4 chapters through these 25 questions. ठीक है, let's get started. तो the very first question that we had is, in which of the following group of organisms food material is broken down outside the body and simple molecules are absorbed? Options क्या दिया था? Options were mushroom, green plants, amoeba. B option है yeast, mushroom, bread mold. C is paramecium, amoeba, cuscuta. एंड डी है कस्कुटा, लाइस एंड टेपवर्म. ओके, अब देखिए बेटा ध्यान देंगे हम लोग, जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है. ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ऑप्शंस में जो दिया हुआ है उनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे फूड मटेरियल जो है वो बॉडी के बाहर ब्रेक की जाती है. मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें कि हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ते हैं. देखिए डाइजेशन क्या होता है बेटा, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम करते क्या है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स फूड है उसको हम डाइजेशन से क्या कर देते हैं, तोड़ देंगे किसमें, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में. ओके, से फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि हम किसकी बात करेंगे, स्टार्च. स्टार्च को हम किस में तोड़ देंगे, इनटू शुगर, सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज. समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या है, दिस इज डाइजेशन. हाँ जी, तो बोल रहा है कि कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बॉडी के बाहर हो रहा है और फिर फाइनली ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं इनको वो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है जी. नाउ बिफोर वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू कि इस तरह के डाइजेशन को या इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक. क्या बोलते हैं बेटा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि द डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी एंड देन digested simple food molecules are absorbed by the organism. उसको हम क्या बोलेंगे, saprophytic mode of nutrition. और ऐसे organisms को क्या बोलते हैं, organism जिनमें saprophytic mode of nutrition है उसको हम क्या बोलेंगे, saprotrophs. तो organism को बोलेंगे saprotrophs, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो बेसिकली में ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉफ्स हैं. ठीक है जी. पहले ऑप्शन में है मशरूम. मशरूम सैप्रोट्रॉफ होता है, फंजाई है, बिल्कुल सही बात है. ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स बेटा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ. अमीबा, अमीबा इज नॉट अ सैप्रोट्रॉफ. अमीबा क्या है, अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है. अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है. तो पहले में मशरूम है, बाकी दोनों नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. सेकंड है ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड. ईस्ट फंजाई है, सारी के सारे फंजाई याद रखेंगे बेटा, ऑल फंजाई आर सैप्रोट्रॉफ्स. सारे के सारे फंजाई क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स. अब देखिए ईस्ट फंजाई है, मशरूम भी फंजाई है और ब्रेड मोल्ड भी क्या है, फंजाई है. सो जो बी आपका ऑप्शन है इसमें तीनों के तीनों फंजाई हैं और सारे के सारे फंजाई क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स. इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन सी भी देखते हैं हम लोग. पैरामीशियम,
पैरामीशियम इज अ फंजाई, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। अमीबा, अगेन अमीबा हमने बात की, अमीबा कैसा करता है, होलोजोइक, तो ये नहीं होगा। कस्कुटा, कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है, हाँ जी, वहाँ पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, सैप्रोट्रॉफिक नहीं होगा, ठीक है जी। सिमिलरली डी जो ऑप्शन है उसमें कस्कुटा है, पैरासाइट है, लाइस एक्टोपैरासाइट है, और टेपवर्म एंडोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट क्या होता है बेटा? एक्टोपैरासाइट जो अपने होस्ट के बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, एक्टो का मतलब बाहर, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर हो, होस्ट की बॉडी के अंदर हो, एंड जो टेपवर्म होता है वो क्या है, एंडोपैरासाइट है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, ठीक है जी। सैप्रोट्रॉफ के एग्जाम्पल कौन होंगे, सारे के सारे फंजाई। अच्छा, ऑल फंजाई के अलावा सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, ये भी क्या होंगे, सैप्रोट्रॉफ्स। ओके, ग्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। Question number 2, it says, choose the function of pancreatic juice from the following। हाँ जी, तो पैनक्रिएटिक जूस का फंक्शन आपको बताना है। ओके, उससे पहले हम लोग देख लें कि पैनक्रिएटिक जूस में होता क्या क्या है, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट कौन करता है, लेट अस सी। हाँ जी बेटा, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, पैनक्रिएटिक जूस की। ओके, अब याद रखिए जो पैनक्रिएटिक जूस होता है इसमें आपको मेनली क्या होगा, वाटर, उसके साथ क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, और क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, इसके अलावा इसमें क्या होगा, एंजाइम्स, क्या होता है बेटा, एंजाइम्स। और एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, इसमें होंगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, क्या होंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जैसे कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, क्या होगा, ट्रिप्सिन, और क्या होगा आपको काइमोट्रिप्सिन, या फिर और क्या होगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं बेटा, जो कि किस में होंगे, आपके पैनक्रिएटिक जूस में। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पैनक्रिएटिक एमाइलेजेस, और क्या होगा, पैनक्रिएटिक लाइपेजेस, और क्या होता है यहाँ पे, पैनक्रिएटिक न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस किसका डाइजेशन करेगा, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। ओके, लाइपेजेस किसका करेगा, फैट डाइजेशन, फैट और लिपिड का डाइजेशन। और एमाइलेजेस किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ओके, सो जब हम बात करते हैं पैनक्रिएटिक जूस की, तो पैनक्रिएटिक जूस में ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को तो नहीं कर रहा है, किसको कर रहा है, फैट को, तो गलत हो गया। बी देखिए, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट्स इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेजेस प्रोटीन्स, ये भी गलत हो गया। सी बोल रहा है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, नाउ सी इवन दिस इज रॉन्ग। एंड डी इट सेज ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ओके बेटा, ये बात समझ में आ रही है। तो जब हम बात करते हैं पैनक्रिएटिक जूस की, तो पैनक्रिएटिक जूस का ये कंपोजिशन होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हाँ जी, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, इन्हीं को हम लोग प्रोटीएजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीएजेस। देखिए इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीएजेस। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। एमाइलेजेस कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेजेस फैट या लिपिड का, एंड न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड का। ओके, ग्रेट। पिछले
मॉक टेस्ट में हम लोगों ने बाइल जूस के कंपोजिशन को देखा था, उसके फंक्शन को देखा था। आज हमने किसका फंक्शन देख लिया है? पैनक्रिएटिक जूस का। ओके ग्रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। Question number 3, it says glycolysis occurs in, okay, glycolysis कहाँ होता है? देखो बेटा, पिछले मॉक टेस्ट्स में जब हम पेपर डिस्कशन कर रहे थे, we spoke of glycolysis, हाँ जी, we were talking about respiration, हमने respiration के बारे में बात की थी, हमने उसको पढ़ा था और हमने देखा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड एंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है जी, क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस और किसमें टूट जाता है? 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, और ये कहाँ होता है? ये सारा रिएक्शन होता है इन दी साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। इसमें कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, देखिए तो ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन एथेनॉलिक फर्मेंटेशन। यस, इट इज अ कॉमन स्टेप। ये आपका एथेनॉलिक फर्मेंटेशन में भी होता है, अल्कोहलिक मतलब लैक्टिक फर्मेंटेशन में भी होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। हाँ जी, वहाँ पर हमने बात की थी। फिर ये जो पायरुविक एसिड बना था, इसके 3 फेज थे। हाँ जी, या तो ये एथेनॉल बन सकता है, या फिर ये लैक्टेट बन सकता है, लैक्टिक एसिड, या फिर ये क्या बन सकता है? CO2। ओके, तो ये जो आपका पायरुविक एसिड बना है, इस पायरुविक एसिड से एथेनॉल भी बन सकता है, लैक्टेट भी बन सकता है और CO2 भी बन सकता है। दिस बाय द प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दिस बाय lactic fermentation and this through aerobic respiration. करेक्ट, यही देखा था हमने। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ कहाँ हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन एथेनॉलिक फर्मेंटेशन, यस। लैक्टिक फर्मेंटेशन, यस। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, यस। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ओके बेटा, तो ध्यान रखेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हाँ जी, ग्लाइकोलिसिस हम देखेंगे साइटोप्लाज्म में होता है। हाँ जी, ये कॉमन स्टेप है बोथ एनाएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ओके, और इसमें किसी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एक एनाएरोबिक प्रोसेस है बेटा, याद रखोगे। ये कैसा स्टेप है? एनाएरोबिक स्टेप है। हाँ जी, ये एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में होगा। ठीक है जी। एक और आपको स्पेशल पॉइंट मैं बताता हूँ यहाँ पे, आरबीसी जो मैच्योर्ड आरबीसी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, उसमें और कोई रिएक्शन नहीं होगा रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ठीक है जी, वहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है? एनाएरोबिक ब्रेकडाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे? मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट यानी कि मैच्योर्ड आरबीसी में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हम बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके रेस्पिरेशन से है। ओके, ब्रीदिंग की बात है। ये बोल रहा है इनहेलेशन अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। ओके, इनहेलेशन, देखिए जब हम बात करते हैं बेटा ब्रीदिंग की, किसकी? ब्रीदिंग। ओके, तो ब्रीदिंग के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ब्रीदिंग के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ब्रीदिंग में हम लोग देखते हैं, ब्रीदिंग के जो 2 कंपोनेंट्स हैं उसमें आपका एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। क्या होता है? इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। ओके, इसी को इनहेलेशन को हम लोग इंस्पिरेशन भी बोलते हैं या फिर एक्सहेलेशन को हम लोग एक्सपीरेशन भी बोलते हैं। ओके, दिस इज ब्रीदिंग इन, दिस इज ब्रीदिंग इन, और ये क्या होता है? दिस इज ब्रीदिंग आउट।
ओके बेटा, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके, सो जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रीदिंग की, तो यहाँ पे दो पार्ट है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनहेलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, लेट मी टेल यू कि जब हम बात कर रहे हैं इनहेलेशन के लिए, तो इनहेलेशन कब होगा? इनहेलेशन तभी होगा जब एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर इज हायर देन पल्मोनरी एयर प्रेशर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब पल्मोनरी एयर प्रेशर का मतलब है लंग एयर प्रेशर। ओके, तो जब लंग का एयर प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या होता है? इनहेलेशन होता है। एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। और ये लंग का एयर प्रेशर कम क्यों होगा? जब लंग का एरिया बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और लंग का वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो? इंक्रीज हो। समझ में आ रहा जी? तो इनहेलेशन तभी हो सकता है जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो। और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा? जब कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कौन कौन से मसल? डायफ्राम और आपका इंटरकोस्टल मसल्स। हाँ जी, तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपके थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ओके, और जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो लंग एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जब लंग एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। यानी कि बाहर एयर का प्रेशर अधिक है, लंग में एयर का प्रेशर कम है, तो ऑटोमेटिकली एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या हो जाएगी? मूव कर जाएगी। दिस इज इनहेलेशन और ब्रीदिंग इन। ठीक है बेटा, समझ पा रहे जी? तो ये कब होगा? जब आपका डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल जब दोनों साथ में क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज। और क्या हो जाएगा? इनहेलेशन। ठीक है जी, तो याद रखेंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी। चलो, तो आप बोलोगे एक्सहेलेशन कब होगा? इनहेलेशन तो हमने करवा दिया। एक्सहेलेशन कब होगा? जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो अंदर में एयर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। हाँ जी, और जब एयर प्रेशर अंदर में अधिक है, बाहर में कम है, तो हवा अगेन हाई टू लो एयर प्रेशर में क्या करेगी? मूव करेगी, लंग से बाहर आ जाएगी। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। इसी को हम क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग आउट। ठीक है बेटा, तो ब्रीदिंग आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। किसका? रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? इनहेलेशन। और जब रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा? एक्सपीरेशन या ब्रीदिंग आउट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग बेटा। Question number 5. The heart valve between right auricle and right ventricle is, हाँ जी, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा हार्ट वाल्व होता है? चलिए, जो ऑप्शंस हैं वो है बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमिलुनर वाल्व और मिट्रल वाल्व। ठीक है जी, कौन सा वाल्व होता है? लेट अस सी। ये देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का है? 4। कितने चैम्बर का बेटा? 4 चैम्बर का। दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल,
दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी। अब देखो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे जो आपका वाल्व है, इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं, ये जो वाल्व है इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके। और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, या इसी का दूसरा नाम है मिटरल वाल्व। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि सेमिलूनर वाल्व्स फिर कहाँ पर है? सेमिलूनर वाल्व्स यहाँ होते हैं बेटा, यहाँ से निकलता है आपका पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पर क्या है? सेमिलूनर वाल्व्स। क्या है? सेमिलूनर वाल्व्स। ओके। यहीं पे नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है और इसमें भी क्या है? सेमिलूनर वाल्व। तो पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा दोनों के ओपनिंग पे क्या है? सेमिलूनर वाल्व्स। ठीक है। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन है? बाइकस्पिड वाल्व, जिसका दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। ओके, ये बात याद रहेगी। तो वाल्व्स के नाम याद रखना जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखिए, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट। हाँ जी, देखिए जितने भी आर्टरीज होते हैं, यहां देख लो बेटा, अगेन हम लोग हार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो सारे के सारे ब्लड वेसल्स, वो सारे के सारे ब्लड वेसल्स जो हार्ट के तरफ ब्लड को लाते हैं, दैट ब्रिंग्स द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट और इनटू द हार्ट। हाँ जी, ऑल द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट आर कॉल्ड वेन। उनको हम क्या बोलते हैं? वेन। हाँ जी, याद रखना बेटा, ऑल ब्लड वेसल्स, हाँ जी, all blood vessels that, number 1, carry blood towards heart, इनको हम क्या बोलते हैं? we call them vein। और दूसरा हम बोलते हैं that carry blood away from heart, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? artery। इसको हम क्या बोलते हैं? artery। ठीक है जी। जेनरली, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जेनरली क्या होता है? जो आपके वेन होते हैं इसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। और जितने भी आर्टरी होते हैं इनमें क्या होता है? प्योर या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये जनरली है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे एक केस है जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अभी हम बात करते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ राइट ऑरिकल से जो क्या निकल रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से जो निकल रहा है, ये जो ब्लड ले जा रहा है ये क्या है? इम्प्योर ब्लड, और ये हार्ट से दूर लेके जा रहा है, तो ये क्या होगा? आर्टरी होगा। ये क्या होगा? आर्टरी। लेकिन ये एक ऐसा आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? इम्प्योर। ठीक है जी। सिंस ये हार्ट से अवे लेके जा रहा है ब्लड को, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आर्टरी। लेकिन ये एकमात्र ऐसा आर्टरी है जो कि प्योर के जगह कैसा ब्लड ले जा रहा है? इम्प्योर। और इस आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या करता है? इट हैज इम्प्योर ब्लड। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखो,
लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आता है लंग्स से वो कहाँ आ रहा है? टुवर्ड्स द हार्ट। हाँ जी, तो ये क्या होगा? वेन होगा। हाँ जी, कैसा वेन है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी क्योंकि लंग्स से आ रहा है। और ये एक ऐसा वेन है जिसमें कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। ठीक है जी। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं जो कि आप हमेशा याद रखेंगे। पल्मोनरी आर्टरी is the only artery that carries impure blood and pulmonary vein is the only vein that carries pure blood। ठीक है, याद रखेंगे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। इट सेज all nutrients and most of water is absorbed by। हाँ जी, कौन एब्जॉर्ब करता है? देखो बेटा, इसका रिवीजन हमने ऑलरेडी कर रखा है इन द प्रीवियस मॉक पेपर डिस्कशन। हाँ जी, तो प्रीवियस मॉक पेपर डिस्कशन में ऐसा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग नेफ्रॉन, और उसमें हम लोगों ने डिटेल्ड डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। ओके, चलो, वहाँ पे हमने बोला था कि जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा है। राइट, ऐसा हमने बनाया था, करेक्ट, जिसमें हमने क्या बोला था? ये क्या है? दिस इज मेडुला, और ये क्या था? कॉर्टेक्स। ओके, ये क्या था आपका? यहाँ आया एफरेंट आर्टेरियोल, और ये आकर के टूट गया किसमें? ग्लोमेरुलस में, और फिर ये यहाँ से निकल गया। ये क्या था? इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। दिस इज बोमेंस कैप्सूल। ये पूरा मिलकर के क्या बना था? माल्पिघियन कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल या माल्पिघियन बॉडी। ओके, ये क्या था बेटा? पीसीटी। ये क्या था आपका? लूप ऑफ हेनले। ये क्या था? डीसीटी। ये क्या था? कलेक्टिंग डक्ट। हाँ जी, ये क्या है आपका? बोमेंस कैप्सूल। और ये क्या था? ग्लोमेरुलस। दोनों मिलकर के क्या बना रहे थे? रीनल कॉर्पसल, या इसी को हमने कहा था माल्पिघियन बॉडी। रिमेंबर? ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई किसकी? नेफ्रॉन की। और हमने बोला था जो पीसीटी है, पीसीटी से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ऑल न्यूट्रिएंट्स। हाँ जी, 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, आयंस लिख लीजिए आप इसको। इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा था? पीसीटी से। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? पीसीटी से, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल से। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? पीसीटी। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 8 सेज द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू फ्लोएम इज। हाँ जी, तो जो फ्लोएम है इससे फ्लो कैसा होता है? ओके, लेट्स सी। ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो देख रहा है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, बोथ ए एंड बी, एंड डी यूनिडायरेक्शनल। देखिए बेटा, आप लोग याद रखोगे कि जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? इट इज बाई डायरेक्शनल। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। मतलब ये अपवर्ड से डाउनवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी हो सकता है। ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है,
लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं जाइलम ट्रांसपोर्ट की, जाइलम ट्रांसपोर्ट की, तो ये हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। ओके, ठीक है जी। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल, जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा सोर्स एंड सिंक पे। ओके, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है, बाई डायरेक्शनल होगा, ये ऑलवेज होगा फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो अनपेयर्ड है, यानी कि वो पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शंस आर किडनी, किडनी कितने होता है, 2, लेफ्ट एंड राइट किडनी, सो इट इज अ पेयर्ड ऑर्गन, एक पेयर में है। ऑरिकल्स, ऑरिकल्स भी कितने होते हैं, 2, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल, ये भी पेयर में है। यूरेटर, हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है, 2 किडनी है 2 यूरेटर होगा, ये भी पेयर में हो गया। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कितना होता है, 1। देखिए याद कीजिए, ये आपका क्या है, किडनी, ये क्या आपका किडनी है जी, ये किडनी है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे क्या है ये, दिस इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कितना होता है, 1। यूरिनरी ब्लैडर भी कितना होता है, 1। लेकिन यूरेटर कितने हैं, यूरेटर 2, किडनी भी 2, किडनी भी कितना है, 2। ओके, तो याद रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में यूरेथ्रा एक ही होता है, अनपेयर्ड होता है, सिंगल होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो, द क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट इज अ टाइप ऑफ। हाँ जी, देखो बेटा, एक होता है टच मी नॉट प्लांट, हाँ जी, एक होता है टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम लोग छुई मुई भी कहते हैं। हाँ जी, क्या बोलते हैं, छुई मुई, छुई मुई का प्लांट बोलते हैं। टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, इफ यू टच इट, इसके जो लीव्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाते हैं, जो लीव्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं जैसे ही आप टच करते हो। ओके, नाउ पूछ रहा है कि दिस इज व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट, किस तरह का मूवमेंट है ये, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, या सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। ओके, देखिए बेटा, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये एक तरह का नास्टिक मूवमेंट होता है। हाँ जी, सो टच मी नॉट प्लांट में जो मूवमेंट है वो कैसा है, नास्टिक मूवमेंट होता है। हाँ जी, और नास्टिक में भी ये कैसा होता है, नास्टिक में भी इट इज अ टाइप ऑफ थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है बेटा, अब सवाल है कि होता क्या है, जहां पे भी वर्ड आया थिग्मो, थिग्मो का मतलब होता है टच। हाँ जी, और है क्या ये, नास्टिक मूवमेंट। क्यों है नास्टिक मूवमेंट, अभी हम देखेंगे। इसीलिए टच मी नॉट प्लांट का जो मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट में भी कैसा है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है। ओके, तो आंसर क्या होगा, बी, नास्टिक मूवमेंट। लेकिन प्लांट में मूवमेंट होते क्या है वो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखो, अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट में मूवमेंट्स की, ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्लांट मूवमेंट्स की। ओके, और प्लांट के मूवमेंट में भी हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो प्लांट मूवमेंट होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरे को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। ओके,
ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है और नास्टिक मूवमेंट क्या होता है बेटा? देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जो कि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता हो। हाँ जी, मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। हाँ जी, एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, जो मूवमेंट होगा will either be towards or away। हाँ जी, या तो उसके तरफ होगा या उससे दूर होगा, away of the stimulus। हाँ जी, तो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। जिधर से स्टिमुलस आ रहा है या तो उसके तरफ मूवमेंट होगा या उसके उल्टा मूवमेंट होगा। किसमें? ट्रॉपिक मूवमेंट में। एग्जाम्पल, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट उसमें क्या होता है, जो सनफ्लावर होता है उसमें बेंडिंग होती है, किसके तरफ? जिधर से लाइट आ रही है। तो लाइट का डायरेक्शन जिधर से आ रहा है, मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स। समझ में आ रहा है जी? ओके, तो ये क्या है? एक तरह का डायरेक्शन डिपेंडेंट मूवमेंट है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। ये मतलब ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है जी, आप टच मी नॉट प्लांट को ऊपर से टच करो, नीचे से टच करो, साइड से टच करो, किसी भी डायरेक्शन से टच करो, मूवमेंट हमेशा एक ही तरफ होगा, क्लोजिंग ऑफ द लीफ। समझ में आ रहा जी? तो इसमें जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नास्टिक मूवमेंट। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो, चाहे ट्रॉपिक मूवमेंट हो या नास्टिक मूवमेंट हो, अगर ट्रॉपिक मूवमेंट लाइट के रेस्पॉन्स में हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिक। अगर कोई नास्टिक मूवमेंट लाइट से हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे फोटोनास्टिक मूवमेंट। हाँ जी, समझ में आ रहा जी? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। लाइट है तो फोटो लगाएंगे, टच है तो थिग्मो लगाएंगे, केमिकल है तो कीमो लगाएंगे। समझ में आ रहा जी? अब देखो, ऐसे ही तो इसके बेसिस पर आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइग्रोट्रॉपिक मूवमेंट, हाँ जी, अलग अलग तरह के मूवमेंट हो जाएंगे। ट्रॉपिक के भी और नास्टिक के भी अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कीमोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक, अलग अलग तरह के मूवमेंट हो जाएंगे। ओके, चलिए, ऑप्शन में दो और नाम है इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो लाइट के प्रेजेंस पर, सनलाइट अभी मैंने बात की। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट क्या होता है? किसी किसी प्लांट में देखना कि जैसे ही शाम होती है उसके लीफलेट क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। फिर सुबह में लीफलेट ओपन हो जाएंगे, फिर शाम में लीफलेट क्लोज हो जाएंगे। इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। शाम होते बंद हो गया, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है? नहीं है, इसीलिए नास्टिक मूवमेंट है। शाम के समय हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर क्या हो गया आपका? बी, नास्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, Which phytohormone is responsible for phototropic movement? हाँ जी, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए कौन सा फाइटोहार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन। ओके, अब देखिए बेटा, फाइटोहार्मोन्स जो होते हैं इनको हम लोग PGR भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हाँ जी, और ये आपके मेनली 5 तरह के हैं। कौन कौन से? पहला ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, फोर्थ इज योर इथाइलिन, and finally fifth one is called abscisic acid. Okay, so there are these 5 different type of phytohormones. ये 5 phytohormones होते हैं। इनमें से याद रखिएगा, जो ऑक्सिन होता है
ऑक्सीन, ओके। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीन की, तो ऑक्सीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। किसके लिए बेटा? एपिकल डोमिनेंस के लिए। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए। ठीक है जी। अभी हमने बात की थी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इन सनफ्लावर की, ओके। तो वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑक्सीन। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है ये देख लीजिए। हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे यहाँ पे। देखो, अगर मान लीजिए कि ये सनफ्लावर का स्टेम है, ठीक है जी, ये सनफ्लावर का स्टेम है, तो यहाँ पर जो एपिकल पार्ट है इसमें सिंथेसिस होता है किसका? ऑक्सीन का, ओके। और ऑक्सीन का फिर यहाँ पे सीधे सीधे क्या होता है? नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। जहाँ पे ऑक्सीन ज़्यादा है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, जहाँ पे ऑक्सीन कम है वहाँ पे ग्रोथ कम होगी। ठीक है जी, ओके। अगर हर जगह ऑक्सीन बराबर है तो ग्रोथ कहाँ होगी? बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे, ओके। लेकिन मान लो कि यहाँ पर सनलाइट आ जाए, सनलाइट अगर इस साइड से पड़ेगी इस साइड पे प्लांट के, तो क्या होगा? जो आपका ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन जो होता है वो होता है फोटोसेंसिटिव, यानी कि लाइट से क्या होता है? सेंसिटिव। तो ऑक्सीन का हो जाता है फोटो डिग्रेडेशन। याद रखिएगा, क्या हो जाता है? फोटो डिग्रेडेशन, यानी कि ऑक्सीन टूटने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये देखो, ये जो आपका स्टेम है, इस स्टेम में इस साइड पे आपका ऑक्सीन का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम। लेकिन इस साइड पे ऑक्सीन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा। समझ में आ रहा जी? जो जिधर लाइट है उधर ऑक्सीन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? लो। और यहाँ पे ऑक्सीन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? हाई। डार्क साइड पे आपका ऑक्सीन का कंसंट्रेशन हाई होता है और लाइट के साइड में ऑक्सीन का कंसंट्रेशन क्या होता है? लो। इसकी वजह से जो डार्क साइड है इसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा? मोर ग्रोथ। और यहाँ पे क्या होगा? लेस ग्रोथ। तो जब ये ज़्यादा ग्रो करेगा और इधर कम ग्रो करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे, उसकी वजह से क्या होगा? इसमें एक कर्वेचर आ जाएगा और ये जो प्लांट है ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। इधर ज़्यादा ग्रोथ होगा ना, इधर क्या हो गया? कम ग्रोथ। समझ में आ रहा है? तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोटो डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जो ऑक्सीन होता है वो डिग्रेड कर जाता है, इसी को हम बोलते हैं फोटो डिग्रेडेशन। ओके, ठीक है जी। सो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये बोल रहा है इंटरनोडल इलोंगेशन इज कॉज्ड बाय। हाँ जी, देखिए बेटा, इंटरनोडल इलोंगेशन एक आपका हार्मोन है जिब्रेलिन। कौन है? जिब्रेलिन। और जो जिब्रेलिन है इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो होता है इंटरनोडल इलोंगेशन। क्या होता है? इंटरनोडल इलोंगेशन। तो ये इंटरनोड का क्या करवाता है? इलोंगेशन करवाता है। ठीक है जी। तो मान लीजिए एक प्लांट है जिसमें यहाँ 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 नोड्स थे, ओके। अगर इसके ऊपर आपने जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी। इंटरनोड का जो डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा। इंटरनोड क्या हो जाएंगे? एक्सपैंड हो जाएंगे। समझ में आ रहा जी? जिसकी वजह से प्लांट की हाइट क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनोडल इलोंगेशन। कौन करवाता है? जिब्रेलिन। कौन करवाएगा बेटा? जिब्रेलिन। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, जिब्रेलिन। ऑक्सीन आपको मैंने बताया एपिकल डोमिनेंस करता है, फोटोट्रॉपिज्म कराता है, और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जिब्रेलिन इंटरनोडल इलोंगेशन, और इसीलिए ये एक इफेक्ट कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। ये क्या करवाता है बेटा? बोल्टिंग इफेक्ट करवाता है। ठीक है जी।
इथाइलिन, इथाइलिन जो होता है बेटा, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। हाँ जी, फ्रूट को पकाने के लिए ये काम आता है, कौन सा, इथाइलिन। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन बेटा मेनली सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और ये प्लांट ग्रोथ को क्या करता है, इंड्यूस करता है। ओके ग्रेट, नए पत्ते का फॉर्मेशन करवाएगा, कौन, साइटोकाइनिन। ओके, क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करवाएगा। ओके, तो ये सारा फंक्शन किसका है, साइटोकाइनिन का, याद रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज। हाँ जी, थायरोक्सिन की जो डेफिशिएंसी है उससे क्या होता है। देखिए थायरोक्सिन, थायरोक्सिन it is secreted by thyroid gland। कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। और थायरोक्सिन जो है वो बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। मेंटेनेंस, हाँ जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मेंटेनेंस कौन करता है, थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, डेफिशिएंसी से क्या होता है वो देख लीजिए बेटा। डेफिशिएंसी से दो चीजें होंगी, एक तो इसका फिजिकल ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, फिजिकल ग्रोथ रिटार्डेड, और क्या होगा, साथ में मेंटल ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, रिटार्डेड। हाँ जी, और ऐसे बच्चे जिनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों रिटार्डेड होता है, यानी कि कम होता है, इनको हम बोलते हैं क्रिएटिन चाइल्ड। हाँ जी, ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। ओके, चलिए, तो ऐसे केस में थायरोक्सिन की अगर कमी है तो फिजिकल ग्रोथ भी कम होगी और मेंटल रिटार्डेशन भी होगा। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी। ऑप्शन सी लिखा है कैल्शियम डेफिशिएंसी। देखो थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, और वो आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ठीक है जी, ओके, तो वो फंक्शन किसका है, कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ओके, थायरोक्सिन का कैल्शियम पे कोई रोल नहीं है, उसका क्या मेन फंक्शन है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, हाँ जी, उसको रेगुलेट करना। और अगर इसकी कमी होती है तो फिजिकल ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, या स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ इसी को हम कहते हैं। और क्या हो सकता है, मेंटल ग्रोथ भी रिटार्ड हो सकता है। ऐसे बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटिनिन चाइल्ड। फिनोमेना को क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म। ओके, अच्छा, एक और चीज है, थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल या इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इट विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, और उससे क्या होता है, गोइटर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी कैविटी बिकॉज। हाँ जी, तो देखो बेटा इन मेल्स, हाँ जी, जो मेल्स होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं, जो टेस्टिस होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर नहीं है, वो बॉडी कैविटी के बाहर होता है। इट इज प्रेजेंट इन अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये स्क्रोटम होता है, और इस स्क्रोटम में आपका क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस बॉडी के बाहर कहाँ है, स्क्रोटम में। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा क्यों, हम टेस्टिस को बॉडी के अंदर क्यों नहीं रखे, बाहर क्यों है। हाँ जी, देखो बेटा इसका एक रीजन है, स्पर्म स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए वी रिक्वायर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर as compared to body temperature। हाँ जी,
तो जो हमारे बॉडी की टेम्परेचर होती है ना, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। किसके लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके लिए हमें कम टेम्परेचर चाहिए। अगर बॉडी के अंदर टेस्टिस होता तो कम टेम्परेचर नहीं मिलता उसे। हाँ जी, इसीलिए हमने उसे क्या किया? बाहर निकाल दिया। कहाँ रखा? इन अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हमने क्या कहा था? स्क्रोटम। क्या कहा? स्क्रोटम। ये क्या है? टेस्टिस। ओके, ये बात समझ में आ रही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए, स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर। कितना लो? 2 to 3 डिग्री लेस देन योर बॉडी टेम्परेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या बोल रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इट सेज पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज। देखो बेटा, सबसे पहले पॉलिनेशन किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। पॉलिनेशन बोलते हैं, मान लीजिए कि एक फ्लावर है, एक आपका ये फ्लावर है, ये क्या हो गया? दिस इज सेपल, दिस इज पेटल, यहाँ पे ये क्या हो गया? स्टैमेन, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? कार्पल। ओके, ये फ्लावर है और यहाँ पे मैं एक और फ्लावर ले लेता हूँ। ओके, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो निकल करके स्टिग्मा पे चले जाएं, पॉलन ग्रेन कहाँ चले जाएं? स्टिग्मा पे। हाँ जी, तो हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन। हाँ जी, सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, आप देखिए, अगर मान लीजिए ये ट्रांसफर हो जाए इन सेम फ्लावर, किसमें हो जाए? सेम फ्लावर में, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये इन बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स हो, टू फ्लावर्स, हाँ जी, 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में हो, तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बस याद रखेंगे आप। दूसरा चीज देखिए, ये जो पॉलिनेशन हो रहा है, हाँ जी, जो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? इसके बेसिस पे भी पॉलिनेशन अलग अलग तरह के होते हैं, राइट? अब देखो, अगर ये जो पॉलिन का ट्रांसफर है, जो पॉलिन का ट्रांसफर है, ट्रांसफर बाई, अगर ये ट्रांसफर विंड से हो रहा है, विंड या एयर से, तो हम इसको बोलते हैं अनीमोफिली। क्या बोलेंगे बेटा? अनीमोफिली। अगर वाटर से हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। ओके, और अगर किसी एनिमल से हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे जूफिली। क्या बोलेंगे? जूफिली। ओके, अगर एनिमल में किसी इंसेक्ट से हो रहा है, अगर एनिमल में किसी इंसेक्ट से हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एंटेमोफिली। इंसेक्ट लाइक, मान लो हनी बी, हाँ जी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटेमोफिली। समझ में आ रही है बेटा बात? अगर किसी बर्ड से हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। ओके, तो ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पॉलिनेशन होता है, इसके लिए जो एजेंट है, पॉलिनेटिंग एजेंट है, उसके बेसिस पे भी पॉलिनेशन अलग अलग तरह का है। इफ पॉलिनेटिंग एजेंट इज विंड और एयर, इट इज कॉल्ड अनीमोफिली। If it is water, we call it hydrophily. If it is animal, we call it zoophily. Animal में अगर ये insect है, entomophily, और अगर bird है तो ornithophily. Okay? तो इसके basis पे pollination भी अलग अलग तरह का होता है. So this is your question number 15.
चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 says the phenomenon where individuals of a species exhibit differences in characteristics are called। हाँ जी, तो एक ही स्पीसीज के अगर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, हाँ जी, एक ही स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स, से फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस एक क्या है, स्पीसीज है, इसके डिफरेंट इंडिविजुअल्स मतलब अगर आप बहुत सारे ह्यूमंस की काउंट करें, मेल एंड फीमेल बोथ, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है, मैं आप हम लोग सब क्या हैं, थोड़े थोड़े अलग हैं। वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल आर होमोसेपियंस, सेम स्पीसीज के मेंबर हैं, लेकिन हम में और आप में थोड़े माइनर डिफरेंसेस हैं, राइट। ये जो डिफरेंसेस हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। हाँ जी, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है एडेप्टेशन, एवोल्यूशन, वेरिएशन या ऑल ऑफ द अबव। बेटा देखो, एक ही स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, वेरिएशन। हाँ जी, मुझ में और आप में जो डिफरेंसेस हैं इनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। एडेप्टेशन इनको नहीं कहेंगे। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशंस आर द कैरेक्टर्स विच आर present or which are developed in the organism for better utilization of the environmental resources or to better suit our environmental condition, उसको हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। एवोल्यूशन तो एक प्रोसेस है जिससे कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। हाँ जी, और वेरिएशन अभी हमने बात की, एक ही स्पीसीज के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशंस बोलेंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी अक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड? ओके, देखिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हेरिटेबल और दूसरे होते हैं नॉन हेरिटेबल या नॉट इनहेरिटेबल। ओके, अब कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बाय बर्थ आपको मिलते हैं, दे आर ऑल इनहेरिटेबल। ओके, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आप अपने लाइफ टाइम में सीखते हो, लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, हाँ जी, लर्निंग, योर इंटेलिजेंस, हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग, ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आप क्या करते हो? एक्वायर करते हो। इनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, अब देखो तो बहुत सारे ऐसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कि कभी भी आपका क्या इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आप इनको पास नहीं कर सकते। ओके, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है? कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ स्किन इज बाय बर्थ, इट इज़ अ जेनेटिक कैरेक्टर, इसका इनहेरिटेंस होता है। साइज ऑफ बॉडी, हाँ जी। कलर ऑफ आईज, ये भी एक बाय बर्थ है, जेनेटिक फीचर है, इसका भी होगा। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा एक्वायर्ड कैरेक्टर है जिसका कि इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंटेलिजेंस। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि जो इंटेलिजेंस है ये आपके गैमेट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता, सिर्फ किसको इन्फ्लुएंस करता है? ब्रेन सेल्स को। ओके, ऐसा कोई भी एक्वायर्ड कैरेक्टर जो आपके गैमेट के सेल्स को चेंज करे वो इनहेरिटेबल होता है, जो नहीं करेगा वो हेरिटेबल नहीं होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। हाँ जी, तो जो ट्रेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? ऑप्शन है पेरेंटल डीएनए ओनली, सॉरी पैटर्नल डीएनए ओनली, मैटरनल डीएनए ओनली। ऑप्शन सी है बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, एंड डी डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेट। ओके, तो किसी भी कैरेक्टर के ट्रेट्स होते हैं
और ये जो ट्रेड्स होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है? आपका जीन। कौन कंट्रोल करेगा? जीन। जीन में भी कौन? आपके डिफरेंट अलील्स। हाँ जी, और ये डिफरेंट अलील्स कहाँ से आएंगे? एक सेट ऑफ अलील आएगा आपके फादर से यानी कि पैटर्नल डीएनए से, और दूसरा सेट कहाँ से आएगा? मैटरनल डीएनए से यानी कि मदर के डीएनए से। तो जो पूरा का पूरा एक ट्रेट है उसको इन्फ्लुएंस कौन किया? मैटरनल डीएनए भी और पैटर्नल डीएनए भी। देखिए यहाँ हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग मेंडल के पी प्लांट को देखेंगे, हाँ जी, तो मान लीजिए कि एक ट्रेट हम ले रहे हैं टॉलनेस। एक ट्रेट क्या ले रहे हैं? टॉलनेस। टॉलनेस हमने क्या किया? एक ट्रेट ले लिया। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करेगा जीन। मान लीजिए कि प्लांट टी है तो प्लांट टॉल होगा। अगर प्लांट कैपिटल टी है तो भी टॉल होगा। अगर प्लांट स्मॉल टी है तो ये क्या होगा? ड्वार्फ होगा। ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है जी। अब देखो ये जीन आएगा कहाँ से? ये किस में है? ऑफ स्प्रिंग में। ये आएगा कहाँ से? पेरेंट से। कहाँ से आएगा बेटा? पेरेंट्स से। अगर मान लीजिए कि इनके जो फादर थे मेल पेरेंट वो थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो मदर थी वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके दो गैमेट्स बने, इसके भी दो गैमेट बने। अब देखो अगर मान लो ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज हुआ तो ये कैसा हो गया? ड्वार्फ। तो ड्वार्फ क्यों हुआ? क्योंकि पैटर्नल डीएनए भी क्या दिया? स्मॉल टी, और मैटरनल डीएनए भी क्या दिया? स्मॉल टी। तो दोनों स्मॉल टी ये क्या हो गया? ड्वार्फ। तो इस ट्रेट को, टॉलनेस के ट्रेट में ये क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। हाँ जी, इसको किसने दिया? किसने कंट्रोल किया? बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। सिमिलरली अगर हम बात करें इस केस की, या सॉरी इस केस की, तो यहाँ पे क्या हुआ? फादर ने कैपिटल टी दिया और मदर ने स्मॉल टी दिया, क्या हो गया? टॉल। यहाँ पे फादर और मदर दोनों ने कैपिटल टी दिया, इसीलिए ये होमोजाइगस टॉल हो गया। तो किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए मैटरनल और पैटर्नल दोनों डीएनए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following is an example of genetic variation? हाँ जी, कौन सा जेनेटिक वेरिएशन का इसमें एग्जाम्पल है वो देखो। One person has a scar but his friend does not। देखिए बेटा, वेरिएशन जो है वो अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? जेनेटिक वेरिएशन की। किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिक वेरिएशन की। ऐसा वेरिएशन जो कि जीन्स की वजह से होता है उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक वेरिएशन। ओके, अब देखो स्कार क्या होता है? कटे फटे का जो मार्क रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कार। तो स्कार जेनेटिक थोड़ी होता है। स्कार क्या हुआ? मान लीजिए आपको एक्सीडेंट हुआ, कहीं कट हो गया, दैट विल लीड टू स्कार। ओके, ये जेनेटिक फैक्टर नहीं है, ये एक जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। वन पर्सन इज ओल्डर देन अनदर, इससे जेनेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। रीता ईट्स मीट बट हर सिस्टर गीता इज अ वेजिटेरियन, ये भी एक जेनेटिक फैक्टर नहीं है, ये एक जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, ये आपकी प्रेफरेंस है। ओके, टू चिल्ड्रेन हैव डिफरेंट आई कलर। देखिए बेटा, अगर दो चिल्ड्रेन हैं उनका आई कलर अलग है, इसका मतलब उनके जीन्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। मतलब आई कलर के जो जीन होंगे उसके अलील्स इन दोनों में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है जी, किसी की आई ब्लैक है तो उसमें ब्लैक अलील वाले जीन होंगे, किसी की ब्लू है तो उसमें ब्लू अलील्स होंगे। ठीक है जी, तो आई कलर जो होता है ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है और इसीलिए ये कैसा जेनेटिक वेरिएशन को शो कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं वो आपके इनहेरिटेबल होते हैं, वो दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? हाँ जी, इनमें से कौन आपका चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करता है, स्पेशली इन ह्यूमंस? पहला, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट दैट इज ओवम,
बोथ स्पर्म एंड ओवम एंड डी मदर। हाँ जी, तो जो बच्चा होता है उसके सेक्स को कौन डिसाइड करता है? देखिए हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में सपोज करो देयर इज फादर। हाँ जी, देयर इज फादर, ओके, एंड फादर का जीनोटाइप क्या होगा? फादर का जीनोटाइप XY। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं फादर की तो क्या होगा? 22 पेयर्स प्लस XY। और अगर हम लोग मदर की बात करते हैं तो मदर में क्या होता है? मदर में होगा 22 पेयर्स प्लस XX। हाँ जी, देखिए यहाँ पे मदर में क्या होगा? तो मदर में बेटा क्या होगा? मदर विल हैव 22 पेयर्स प्लस XX, 22 पेयर प्लस XX। पेयर प्लस XX। तो इनके गैमेट्स क्या होंगे? गैमेट्स देखिए, गैमेट्स क्या होगा? यहाँ पे 22 प्लस X एक गैमेट होगा एंड 22 प्लस Y दूसरा गैमेट होगा मेल के केस में, यानी कि स्पर्म की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओवम कैसा होगा? 22 पेयर प्लस X, सॉरी 22 प्लस X, और दूसरा भी कैसा होगा? 22 प्लस X। तो दोनों सेम टाइप के हैं, कोई अंतर नहीं है, तो एक ही हम ले लेते हैं। अब देखिए, अगर ये स्पर्म किसी भी ओवम से जाकर के फ्यूज करे तो क्या बनेगा? 22 पेयर प्लस XX, यानी कि गर्ल चाइल्ड, ओके। और अगर ये जो आपका Y वाला है ये किसी भी ओवम से जाके फ्यूज करे तो क्या बनेगा? 22 पेयर प्लस XY, यानी कि बॉय, और ये क्या बनेंगे? गर्ल। ठीक है जी, तो बॉय होगा या गर्ल होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पर्म पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पर्म पे, यानी कि मेल गैमेट पे। ओवम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है जी? ओवम पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। याद रखिएगा, हमने पहले भी मॉक टेस्ट पेपर के डिस्कशन में बात की थी। हमने आपको बताया था कि जो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज X एंड Y। अगर XX है तो फीमेल होगी, XY है तो मेल होगा। बॉय होगा कि गर्ल होगा ये डिपेंड करेगा मेल गैमेट पे, स्पर्म पे, ना कि ओवम पे। वाई? द मदर जो फीमेल होती है वो ऑलवेज एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस करती है, 22 प्लस X, जबकि जो फादर होते हैं वो दो तरह के, एक ही तरह का ओवम प्रोड्यूस करती हैं फीमेल, दैट इज 22 प्लस X। हाँ जी, लेकिन जो फादर होते हैं वो दो अलग अलग तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, 22 प्लस X या फिर 22 प्लस Y, यानी कि एक ऐसा स्पर्म जिसमें X है, जो दूसरा स्पर्म जिसमें कि Y क्रोमोसोम है। अगर X वाला स्पर्म किसी भी ओवम से फ्यूज किया तो क्या बनेगी? गर्ल। अगर Y वाला स्पर्म किसी भी ओवम से फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा? बॉय। गेटिंग इट? सो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि गर्ल बनेगा या बॉय बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। गर्ल की 50% और बॉय की भी 50%। ठीक है जी, तो किसी कपल को जो होने वाला उसका बच्चा है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। ओके, हमेशा याद रखेंगे। ग्रेट, देखिए, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है अ फादर विथ ब्लड ग्रुप ए। देखिए यहाँ पे जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है एक मैन है, हाँ जी, देयर इज अ मैन एंड इट हैज ब्लड ग्रुप ए, हाँ जी, और ये बोल रहा है कि हेटेरोजाइगस है। ये क्या है बेटा? हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। अगर ये हेटेरोजाइगस है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? हम लोग देख लेते हैं। जीनोटाइप क्या हो सकता है? जीनोटाइप होगा IA प्लस I नॉट,
ओके, जीनोटाइप क्या होगा, IA एंड I0, एंड दिस पर्सन वेड्स और मैरिड टू अ वुमन, हाँ जी, ये एक वुमन से शादी कर रहा है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, O, ब्लड ग्रुप O है, तो जीनोटाइप क्या होगा, I0, ओके। इन दोनों के बीच में शादी हुई है, अब इनके बच्चे होंगे, वो कैसे होंगे, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये देखिए, बच्चे किससे बनेंगे, गैमेट से, जो मैन है इसका गैमेट क्या बन सकता है, IA या फिर I0, जो वुमेन है इसका एक ही तरह का गैमेट बनेगा, I0, दो तरह के गैमेट तो बन ही नहीं सकते क्योंकि I0 है, ठीक है जी। तो इसके जो चाइल्ड होंगे उनका क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये है IA I0, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, I0, इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा A, इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा O, तो 50% चांस क्या है कि जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा A, अनदर 50% चांस क्या है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा O टाइप, गेटिंग इट, समझ में आ रहा है जी, ये चार्ट। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले जीनोटाइप लिखना है, फिर उसके गैमेट्स बनाने हैं, और फिर आपको ऑफस्प्रिंग बनाने हैं फर्टिलाइजेशन करके, और देखना है कि कौन सा जीनोटाइप कितना % में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, IA I0 50% बन रहा है, I0 50% बन रहा है, IA I0 है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा A, I0 है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा O, तो A 50% और O भी 50%। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, O ओनली, नहीं जी, A और O दोनों बनेंगे, A ओनली नो, A B बनेगा ही नहीं, इक्वल चांसेस ऑफ एक्वायरिंग ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप O, इक्वल चांसेस है 50% ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेटा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जा सकता है आपसे, हाँ जी, पूछा जा सकता है कि एक कपल है, ओके, और उसके ऑफस्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप होने के चांसेस जो हैं वो A या O हैं इन 50-50 रेशियो या 1:1 रेशियो, देन व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, हाँ जी, तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस A एंड O, समझ में आ रहा जी। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, पेरेंट का ब्लड ग्रुप दिया होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप पूछता है, या फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप दे देगा, पेरेंट का ब्लड ग्रुप आपको बताना होगा, ठीक है, ग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या बोल रहे हो, those organs which have different basic structure but have similar appearance and perform similar function are called, हाँ जी, ऐसे organs को हम क्या बोलते हैं, analogous organs, क्या बोलते हैं बेटा, analogous organs, याद रखेंगे, analogous organs। देखिए, ana means no, logos means location, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम लोकेशन से नहीं हुआ है, हाँ जी, ऑर्गन्स विथ डिफरेंट ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन एंड अपीयरेंस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा था, एग्जाम्पल लाइक विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, दोनों के विंग्स हैं, दोनों किस में काम करेंगे, सेम फंक्शन करेंगे, व्हाट, फ्लाइंग। अपीयरेंस वाइज दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन इनका ओरिजिन क्या होगा, डिफरेंट होगा, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स, याद रहेगा, ओके। या फिर एक और एग्जांपल याद रखिए,
पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। दोनों का फंक्शन क्या है? फूड स्टोर करना। दोनों दिखते ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन एक स्टेम है और दूसरा रूट है। ठीक है बेटा, तो दोनों का ओरिजिन अलग है, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर अलग है, एक स्टेम है दूसरा रूट है। ओके, लेकिन फंक्शन सेम है, इसीलिए ये क्या हो गया? एनालोगस ऑर्गन। ओके, तो याद रखेंगे एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन इसका उल्टा होता है। होमोलोगस ऑर्गन में क्या होगा? ऑर्गन्स विथ सिमिलर ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, उनको हम क्या बोलते थे? होमोलोगस ऑर्गन। इसका एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था इन योर प्रीवियस मॉक पेपर डिस्कशन। ओके, अगर डाउट है प्लीज गो एंड रीविजिट दैट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे बेटा। It says the development of cabbage, broccoli and cauliflower from wild cabbage is an example of genetic drift, natural selection, reproductive isolation और artificial selection। देखिए बेटा, यहाँ पे याद रखेंगे कि एक प्लांट था जिसको हमने बोला था ब्रासिका ओलेरिया। हाँ जी, ये बेसिकली क्या था? इट वॉज वाइल्ड कैबेज। ओके, और इस वाइल्ड कैबेज जो है, वाइल्ड कैबेज जो है, इस पे से डिफरेंट फार्मर्स ने डिफरेंट चीज़ों के लिए इसको क्या किया? सेलेक्ट किया, और उनका फर्दर बार बार क्या किया? रिप्रोडक्शन किया, जिससे कि नई नई तरह की वेजिटेबल्स का फॉर्मेशन हो गया, नए नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। जैसे हमने देखा ब्रासिका ओलेरिया से क्या आया? कॉलीफ्लावर। हाँ जी, इसी से क्या आया? कैबेज। इसी से आपको क्या बना? ब्रोकोली। इसी से क्या बना? केल। इसी से क्या बना? स्प्राउट। ओके, या फिर इसी से क्या बना? कोलारबी। ओके, तो ये जितने भी आपके अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, केल, स्प्राउट, कोलारबी, ये सब किससे डेवलप हुआ है? फ्रॉम सिंगल प्लांट कॉल्ड ब्रासिका ओलेरिया। कैसे? थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जो फार्मर्स थे, अलग अलग जगह के फार्मर्स ने अलग अलग चीज़ को क्या करना चालू किया? सेलेक्ट करना चालू किया। से फॉर एग्जांपल देखो, कुछ फार्मर्स ने इस ब्रासिका ओलेरिया के आपके इनफ्लोरेसेंस को क्या किया? इनफ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर को सेलेक्ट किया, उससे क्या बन गया? कॉलीफ्लावर। ओके, कुछ फार्मर्स ने इस ब्रासिका ओलेरिया के बड को, किसको? बड को सेलेक्ट किया, उससे क्या बन गया? कैबेज। कुछ फार्मर्स ने इसमें से जो आपका इमैच्योर इन्फ्लोरेसेंस था, यानी कि ग्रीन कलर का जो इमैच्योर इन्फ्लोरेसेंस था, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं फ्लावरिंग को, हाँ जी, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को, बंच ऑफ फ्लावर्स को, उसको जब उन्होंने क्या किया? सेलेक्ट किया, तो उससे क्या डेवलप हो गया? ब्रोकोली। कुछ फ्लावर्स ने यहाँ पे लीफ को सेलेक्ट किया, क्या बन गया? केल। कुछ फ्लावर्स ने अगेन यहाँ पे बड एंड फ्रूट को किया, तो क्या बन गया? स्प्राउट। और कुछ फ्लावर्स ने स्टेम को किया, तो उससे क्या बन गया? कोलारबी। ओके, सो ये सारे के सारे जो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, ये सेम प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर के सिलेक्शन से बने हैं। ये सिलेक्शन किसने किया? ह्यूमंस ने किया, फार्मर्स ने किया। इसीलिए ये किसका एग्जांपल है बेटा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, ऑप्शन डी। ओके, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? इट सेज the fossil remains of Archaeopteryx is a connecting link between, हाँ जी, आर्कियोपिटेरिक्स का जो फॉसिल है वो किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? देखो बेटा, लेट मी टेल यू स्ट्रेट अवे योर आंसर। ये होता है रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच में। हाँ जी, जब हम बात करते हैं आर्कियोपिटेरिक्स की, ओके,
आर्कियोपिटेरिक्स, ये किसके बीच में है? रेप्टाइल एंड बर्ड। हाँ जी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। क्यों? इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो है वो रेप्टाइल्स हैं, है ना? इट हैज सम रेप्टिलियन कैरेक्टर और कुछ क्या है? इट हैज सम बर्ड कैरेक्टर। हाँ जी, बर्ड को हम लोग बोलते हैं एवियन कैरेक्टर। ओके, तो इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स हैं। रेप्टिलियन कैरेक्टर, जैसे इसके पास टूथ है, इसके पास क्या है? टूथ है। अगर हम लोग बर्ड के कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जैसे कि क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट अगेन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट योर लेवल। ठीक है, सो वी आर स्किपिंग इट। जो आर्कियोपिटेरिक्स है, इसके फॉसिल में हमें क्या देखने को मिला? दोनों तरह के कैरेक्टर्स थे, रेप्टाइल्स लाइक फीचर्स भी थे एंड बर्ड लाइक फीचर भी थे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। ओके, समझ में आ रही है बात? आर्कियोपिटेरिक्स का सिर्फ और सिर्फ हमें फॉसिल मिला है। देयर इज नो लिविंग आर्कियोपिटेरिक्स टुडे। ओके, आर्कियोपिटेरिक्स अब जिंदा नहीं है। ये क्या है? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, पहले कभी हुए थे जुरासिक पीरियड में। ओके, और हम लोग मानते हैं कि जो आर्कियोपिटेरिक्स है ये आपके एंसेस्टर थे किसके? बर्ड्स के। तो रेप्टाइल से बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इस बात का डायरेक्ट एविडेंस मिलता है थ्रू द फॉसिल ऑफ आर्कियोपिटेरिक्स। ओके, कहाँ मिला था ये? जर्मनी में एक जगह है बावरिया, वहाँ से हमको ये फॉसिल मिला था। ग्रेट, ओके, दिस इज आर्कियोपिटेरिक्स। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, और ये क्या बोल रहा है? इट सेज ह्यूमन स्पीसीज हैज जेनेटिक रूट्स इन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और इंडोनेशिया। देखो बेटा, याद रखेंगे कि जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? अफ्रीका में। ठीक है जी, तो ह्यूमन कहाँ इवॉल्व हुए? सबसे पहले अफ्रीका में, एंड देन अफ्रीका से ये अदर कॉन्टिनेंट्स में क्या किए? माइग्रेट किए। हाँ जी, तो सबसे पहले एवोल्यूशन कहाँ हुआ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। फिर अफ्रीका से ये निकल के कहाँ आ गए? एशिया। और ऐसा नहीं कि एशिया आ गए तो एशिया में रुक गए, एशिया से ये वापस अफ्रीका भी गए, फिर यहाँ से निकल करके हो सकता है कहाँ चले गए? यूरोप। फिर यूरोप से वापस भी आए, हाँ जी, फिर वापस चले गए। तो ये टू एंड फ्रो मोशन होता रहा है। उसके बाद से कहाँ चले गए? ये अमेरिका भी गए, नॉर्थ अमेरिका, हाँ जी, फिर वहाँ से कहाँ चले गए? साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच में अगेन फिर टू एंड फ्रो होता रहा है। या फिर यहाँ से कहाँ चले गए? ऑस्ट्रेलिया, फिर टू एंड फ्रो। तो असल में जब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, तो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ कहाँ था? अफ्रीका में। और अफ्रीका में जब ह्यूमन इवॉल्व हो गया, फिर वहाँ से ये स्प्रेड किए हैं इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, और वहाँ पे रुके नहीं, वहाँ गए, फिर वहाँ से वापस अफ्रीका आए, अफ्रीका से फिर वापस गए। सो दिस मोशन वॉज गोइंग ऑन, दिस मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन टू एंड फ्रो फ्रॉम एंड टू अफ्रीका। ओके, ठीक है बेटा। सो दीज वर योर 25 क्वेश्चंस ऑफ थर्ड मॉक टेस्ट। आई होप आपके जो ये 4 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, ये थॉरली रिवाइज हो गए होंगे, है ना? अगेन आई वुड से NCERT इज़ अ गुड बुक, प्लीज़ कीप स्टडिंग इट, watch this video, read NCERT book. I think that will be sufficient for your preparation for NDST, and all the very best. I hope you all do well, and we will see you soon. Great, thank you very much for being with me. Have a great day.